मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया किया है, तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। मान्यवर, इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है, धर्म के आधार पर आरक्षण। ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। संविधान विरोधी। मान्यवर, मैं अब अरे दिया है मान्यवर, इससे तो ये बच जाएंगे, मगर मैं रिकॉर्ड पर से कुछ कोट अनकोट कहना चाहता हूं, जो संविधान सभा की चर्चा का रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, मैं ये देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को कितनी देर तक ले जा रहा है, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छा है। ऐसा लगता है कि मुदलियार और ब्राह्मणों के सिवा लगभग सभी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर देंगे। मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे। मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है। इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास
और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी। मान्यवर, ये इनके विचार है, आज तक नहीं बदले, आज तक नहीं बदले, यही विचार है। मगर अभी जोर से बोलना, एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, आगे गलती हो गई थी। असल मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं? सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है
अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि आम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर, 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़। और मान्यवर, क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख
एक वर्ष में पर्यटक आए, पत्थरबाजी शून्य हो गई, आतंकवादी घटना 92% कम हो गई, एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया। मान्यवर, 80,000 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित को 80,000 करोड़ दिया और 1,19,000 करोड़ का निवेश आज आ गए। मान्यवर, 370 के रहते 70 साल में 12,000 करोड़ का निवेश आया था, अब 5 साल के अंदर 1,19,000 करोड़ का। G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। मान्यवर, ये कहते हैं 370 हटाने से क्या हुआ। मैं बताता हूं, आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। तुष्टीकरण बंद हो गई। मान्यवर, आज संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए हमारा जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, वो मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूं। पहला मामला 1973 में जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के लेकर संघर्ष हुआ, तब उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और इसके बाद में केशवानंद भारती ने फिर से इसको रिस्टोर किया। फैसले से नाराज होकर, फैसला तो चलो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है, हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं, क्या कर सकते हैं, मानना चाहिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 124 कहता है। परंतु कांग्रेस ने क्या किया, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस JM सेलत, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, तीनों को प्रमोशन से महरूम कर सजा देकर चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम करा, जिसके कारण ये 3 सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए संविधान की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देकर घर पे जाना पसंद किया। ये किया है। दूसरा मामला 76 में ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर, ADM जबलपुर ADM जबलपुर जस्टिस खन्ना बेचारे 3 विरुद्ध 1 लघुमती फैसला दिया। क्या हुआ, वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। मान्यवर, उनको रिटायर्ड हो जाना। ADM जबलपुर और उसके बाद में तीसरा मामला कॉलेजियन प्रणाली को एक साथ इन्होंने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें 4 मुख्य न्यायाधीश भी थे। और कारण क्या था मान्यवर, क्यों किया? कोई कदाचार था,
कोई भ्रष्टाचार था? ना 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 ना, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे हेबियस को आप एंटरटेन कर सकते हो, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया। मान्यवर आर्टिकल 34, 14 और 21 इसकी सेंस को निकाले तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हम कम्युनिस्ट सोच से बना हमारा संविधान नहीं है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत इसका भाग्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता, मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि इनको बेसिक सुविधाएं मिल जाए, घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। 75 साल तक इस देश की जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी गरीब रखे, और मान्यवर 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देकर उनके घर में गैस पहुंचा। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचे, शुद्ध पीने का पानी 12.65 लाख करोड़ घरों में पहुंचा, 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.40 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी से पूरा ट्रांसफर हुआ, 36 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बने और 8.19 करोड़ दर्दियों ने उससे मुफ्त में अपना इलाज कराया है। और मान्यवर अब 70 साल से अधिक कोई भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, इसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने फ्री कर दिया। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड दिया, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया, 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से गई है, 11,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ लाभार्थी को, रेहड़ी पटरी वालों को दिया, और सबसे बड़ी बात 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर विश्वकर्माओं के लिए भी काम कर। अभी मान्यवर ये बात मैं बहुत संवेदनशील होकर के आप सदन के सामने रखता हूं। लोकसभा में चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा सावरकर के लिए जो उन्होंने उद्गार निकाले मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। मान्यवर सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। मान्यवर ऐसा उत्कृष्ट देशभक्त जिसके लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से झूठ फैलाया जाता है। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसे में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में 2 भाई काला पानी की सजा काट रहे थे, 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं, ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं।
मान्यवर, आज सावरकर जी की एक उक्ति में यहां पर कहना चाहता हूं। उनका एक मराठी में वाक्य है, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। इसके आगे है, हे मातृभूमि तेरे लिए मरण मृत्यु ही जीवन है, और तेरे बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन। ये देशभक्ति के वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, इसके लिए इस प्रकार की सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? किस प्रकार के स्तर पर हम देश के सार्वजनिक जीवन को ले गए हैं मान्यवर, और हमारी तो न माने, हमारी न सुने। सुनिए सुनिए, आप हमारी न माने, हमारी न सुने, हमको न स्वीकारे, मगर मैं इंदिरा जी के 2 वाक्य कोट करना चाहता हूं। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा, सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री। दूसरा, श्री बाखले को पत्र लिखा था कि आपका पत्र मुझे मिला, वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूं प्रधानमंत्री। भाई हमारा तो न सुनो, मगर आप इंदिरा जी का भी नहीं सुनते हो। और मान्यवर, आपके माध्यम से ना सब बीच में नहीं जगह होती है। मान्यवर, मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, कोई भी विचारधारा का होता है। और जो बलिदान देता है वो बलिदान ही देता है, किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, ये बहुत नीचा विचार है, एक स्तर से नीचा विचार। और मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार के चीजों का जवाब मांगना शुरू करे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे संविधान ने 3 चीजों को, हर आर्टिकल का हार्द निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसे और जाएगी। 3 चीजों को हमारे संविधान ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, और जन कल्याणकारी राज्य है इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों संविधान का सम्मान नहीं करती है, मगर जब ये 3 शब्द मैंने पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वो संविधान की भावनाओं का संविधान करेंगे, सम्मान करेंगे, तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर उनका अस्तित्व टिक ही नहीं सकता। परंतु एक व्यक्ति गरीब के घर से जन्म लेकर आता है, चाय बेचने वाला बेटा, जिसकी सास पुश्तों में न आगे कोई राजनीति में है ना कोई पीछे है, एक गरीब है मान्यवर, और तुष्टीकरण को नहीं मानता है। ऐसा आदमी जब 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना, इन्होंने देश की राजनीति को तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नासूर को हमेशा के लिए। और मुझे किसी ने कहा कि अभी अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है।
कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, अभी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करें। मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि समिति ने शीश किया है, मगर विरोध करते हैं, इसके तर्क तो रखने चाहिए ना। मान्यवर, मैं आज आपको बात कहने आया हूं। अभी मैंने कुछ समय में मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मान्यवर, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस देश के प्रधानमंत्री जी आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से एक वेल डिजाइन मैनर में मनाने का निर्णय किया। पूरे लाखों कार्यक्रम हुए। इसका मीन निकालते, इसका हार्द निकालते तो आता है 3 उद्देश्य सामने आते हैं। बालकों, बच्चे, युवा और जनता को आज़ादी के 90 बस लंबे आज़ादी के संग्राम के इतिहास की जानकारी देना, गुमनाम आज़ादी के सेना नायकों का नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को परिचय कराना, 75 साल में हमने जो सिद्धियां प्राप्त की है इसका गौरव 140 करोड़ भारतीयों के मन में उत्पन्न करना, और जब आजादी के 100 साल हो गए तब ये देश पूरे संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो, ऐसे महान भारत की रचना। और ये संकल्प अब श्री नरेंद्र मोदी का नहीं रहा है, ये संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प हो गया है। इसको जब भी मैं जनता के बीच में जाता हूं, इसको महसूस भी करता हूं। मान्यवर, आज मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना करी है। अमृत महोत्सव की समाप्ति से शताब्दी तक हम दुनिया में हर एक क्षेत्र में 1 नंबर पर हो, भारत विकसित हो, हमारा गौरववंत स्थान हो। तब मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद और विवेकानंद जी ने जो कल्पना करी थी कि भारत माता अपने संपूर्ण दैदीप्यमान स्वरूप के साथ दुनिया के सामने खड़ी होगी और दुनिया की आंखें भारत माता की तेज से चकाचौंध हो जाएगी। वो स्वप्न सच होगा, इसका मुझे विश्वास है। स्वप्न सच करने का रास्ता, एकमात्र रास्ता हमारा संविधान है और इसमें छेड़खानी करने का किसी का साहस न हो, वो जनता ने सुनिश्चित करना है। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत